कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आज शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दिव्य गीता चिंतन को किया संबोधित। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गीता के ज्ञान को ध्यान में रखें। मुख्यमंत्री ने कहा, देश विदेश में ले जाया जा रहा है गीता का पावन संदेश। मानवता को जिंदा रखने के लिए गीता के मनन को बताया जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पानीपत से पीएम बीमा सखी योजना का करेंगे शुभारंभ। मोहनलाल बडौली ने कहा, जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कल का दिन होगा ऐतिहासिक। और जोधपुर में आज मनाए गए सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। का बीएसएफ के बिना देश की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर दिव्य गीता चिंतन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हमारे सामने है और इसकी प्राप्ति के लिए हमें गीता के ज्ञान को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें अर्जुन जैसे एकाग्रचित होकर आगे बढ़ना है। इस महायज्ञ में सबकी आहुति शामिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र वो पावन धरा है जहां भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया वो हम सबको रास्ता दिखाने वाला है। शक्ति तो है ही, पर हमने एक रास्ता चुन लिया है और रास्ता चुन लिया है विकसित भारत का एट 2047। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत हमारे सामने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्ति में हमें गीता का वो ज्ञान ध्यान में रखना पड़ेगा। जो एकाग्रता अर्जुन ने दिखाई थी, हमें वो ही नजर रखनी है, वो ही दृष्टि रखनी है, वो ही दृढ़ता रखनी है, वो ही एकाग्रता रखनी है, ताकि भारत निश्चित रूप से 2047 या इससे पूर्व विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करे। आज पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र पर आकर कौन सी भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिया जो हम सबके लिए रास्ता दिखाने वाला उपदेश है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि साथ और सारथी की भूमि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। विपरीत परिस्थिति में अगर अच्छा साथ मिल जाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में ऐसा नेतृत्व देखा जिससे हर क्षेत्र में तरक्की हुई। भारत ने बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त किया है, लेकिन कुछ ताकतें भारत को चोटिल करना चाहती हैं। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन ताकतों पर प्रतिघात करना पड़ता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपके प्रांत को जनता का साथी और सारथी नायब सैनिक के रूप में मिल गया है। अकल्पनीय आर्थिक प्रगति, अविश्वसनीय संस्थागत ढांचा, जो न सोचा था वो दर्जा भारत को मिल रहा है। भारत की आवाज आज बुलंदी पर है। धन बल के आधार पर नैरेटिव बढ़ाकर यंत्र तंत्र का उपयोग कर भारत को चोटिल करना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को चोटिल करना चाहते हैं। जब ऐसी ताकतों को कुचलना पड़ता है, उन पर कुठाराघात करना पड़ता है और प्रतिघात भी करना पड़ता है, और ये सब गीता से हमें समझ में आता है।
इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। आज गीता के पावन संदेश को विश्व तक पहुंचाने के लिए विदेशों में भी इसका आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मानवता को जिंदा रखने के लिए गीता का मनन जरूरी है। पहली बार 2019 में यह महोत्सव देश से बाहर मॉरिशस, लंदन में मनाया गया है। 2 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है, श्रीलंका और अगस्त में यूनाइटेड किंगडम मैनचेस्टर में भव्य आयोजन किए गए हैं। मुझे खुशी है, इसलिए मानवता को जिंदा रखने के लिए आज गीता का मनन करना बहुत जरूरी है। आज आप यहाँ पधारे हैं, उसी समय हमने गीता के पावन संदेश को मानव मात्र तक पहुंचाने के लिए गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता केवल आस्था नहीं बल्कि जीवन की कला है, जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन की समस्या का समाधान किया। वैसे आज विश्व की समस्या का समाधान गीता से मिल सकता है हमारी, लेकिन केवल आस्था ही नहीं, जीवन जीने का एक अद्भुत ढंग है, जीवन की कला है। और केवल जीवन की कला ही नहीं, प्रत्येक विषय भगवत गीता में समाहित है, प्रत्येक विषय गीता जी में है। और आज विश्व में व्याप्त तब एक अर्जुन था जो समस्याग्रस्त था, समस्याओं का समाधान भगवान कृष्ण ने किया। और आज विश्व भर की समस्याएं जो व्याप्त हैं उसका समाधान यदि कहीं से मिल सकता है तो निश्चित निस्संदेह भगवत गीता से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पूरे विश्व में गीता का प्रकाश फैल रहा है। इस पवित्र ग्रंथ से पूरी मानव जाति को कर्म और ज्ञान का संदेश मिल रहा है। वे कल देर शाम कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में आयोजित दिव्य गीता सत्संग के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके दिव्य गीता सत्संग के 4थे दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता से पूरी मानवता को हर विकट परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने का ज्ञान मिलता है। वर्ष 2016 से बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और इस पावन धरा से पूरी दुनिया को गीता को जानने का अवसर मिल रहा है। इस महोत्सव को विदेशों में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही हर जिले में भी गीता जयंती को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो चाहे कनाडा है, लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है या इंडोनेशिया है, अलग अलग देशों के अंदर कार्यक्रम इसके चल रहे हैं और कोई ना कोई देश इसमें शामिल हर वर्ष होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश जो उन्होंने अपने मुखारबिंद से दिया और ऐसा संदेश दिया जिसके अंदर हर व्यक्ति की कोई भी समस्या है उसका समाधान इसके अंदर मिलता है। तो इसको ये पवित्र ग्रंथ है हमारे लिए, ये दुनिया का एक ऐसा जिससे व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और एक विकास की नई ऊंचाइयों को वो छू सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पानीपत की धरा से पीएम बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। कल का दिन भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन होगा। पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमा सखी योजना से महिलाएं और सशक्त होंगी व रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी महिलाओं के जीवन स्तर को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति बिल पास करके महिलाओं को और सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक 20 किलोमीटर पर बेटियों के लिए शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था की गई है। सरकार के यह प्रयास बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि यहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश के लिए लॉन्च कर रहे हैं और महिलाओं के लिए लॉन्च कर रहे हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे बेटियों को आज माँ बाप के ऊपर वजन नहीं है, आज बेटियाँ आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ रही हैं, हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है। और हमने भी बेटियों की चाहे शिक्षा की बात हो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, हमारी बेटियाँ जो
ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तक जाती हैं, उनकी पढ़ाई की सारी व्यवस्था वो हरियाणा सरकार करती है। ये हमने हरियाणा के अंदर हर 20 किलोमीटर टोटल बेटियों के लिए एक अच्छा एजुकेशन संस्थान खोलने का, महाविद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार ने किया। आज लाखों की संख्या में बेटियां पढ़ भी रही हैं, लाखों की संख्या में बेटियों को आज बचाया भी गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित संध्याकालीन महाआरती में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पवित्र ब्रह्म सरोवर की महाआरती कर मन को एक सुखद अनुभूति का एहसास होता है। इस अवसर पर उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण से हरियाणा के समस्त निवासियों की खुशहाली एवं सुख शांति की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पानीपत पहुंचकर स्वयं तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने सभी तैयारियों को लेकर संतोष व्यक्त किया। सीएम ने कहा, चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है और महिलाओं के अंदर जो जोश और उत्साह है वो कल देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कल के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना है, जो सरकार की प्राथमिकता रही है। बीमा सखी योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिलेगा और वह आगे बढ़ेंगी। मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कदम उठाए हैं। इतनी बड़ी योजना लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं, हमारा दायित्व है। हरियाणा के अंदर हमारा सौभाग्य भी है कि हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक बड़ी योजना यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, पूरे देश के लिए कर रहे हैं, जिसका देश की बहनों को बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है। रोजगार का साधन उनका खड़ा होने वाला है और उसको लेकर के हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इतनी बड़ी योजना दे रहे हैं, इससे बड़ा और क्या होगा। यहाँ पर महिलाएं आएंगी, एक बड़ा जोश उत्साह महिलाओं के अंदर है। हरियाणा प्रदेश के और हमारे इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में बहनें इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर आ रहे हैं, जहां वे पीएम सखी योजना का शुभारंभ करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ में आज प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री पानीपत में प्रदेश को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कई महिला हितैषी योजनाओं की भी शुरुआत की है, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या स्वामित्व योजना। उन्होंने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार ने कॉलेज में बेटियों को मृत शिक्षा देने का काम किया है। पंचायतों और निकायों में महिलाओं को 50% चयन का अधिकार दिया। प्रदेश सरकार अपने 100 दिन के लक्षित कार्यक्रम के तहत कार्य कर रही है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर दोपहर 12 बजे एक सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ एक ऐसी योजना का शुभारंभ करेंगे जो पूरे देश की महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर देने की योजना है और उसका शुभारंभ पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से होगा। इसी प्रकार से महिलाओं को हरियाणा के अंदर 50% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम 50% का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के चयन की प्रक्रिया में भी महिलाओं को अधिकार दिया। वहीं महिलाओं को अनेक ऐसे जो रोजगार के अवसर उसमें पूरी भागीदारी देने का काम किया। केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर किसानों ने आज पैदल दिल्ली के लिए कूच का प्रयास किया। पंजाब की ओर शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का जत्था आज पैदल मार्च के लिए इकट्ठा हुआ और आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा नाकामयाब कर दिया गया। किसानों ने आज फिलहाल दिल्ली कूच को स्थगित किया है। कल आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा चौक चौबंद है। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है।
पुल के दोनों रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अंबाला में मौजूद हमारे संवाददाता अजीत त्रिवेदी के पास। अजीत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल अर्जुन। आज का जो कार्यक्रम रहा, ये मांग को लेकर अपने जो गया इन्होंने कूच किया, उसके बारे में थोड़ा सा ब्यौरा देंगे हमारे श्रोताओं जी को? बिल्कुल, देखिए आरजू, हम 6 तारीख से ही लगातार ये किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि 6 तारीख को भी किसानों ने जिस तरीके से मूवमेंट किया था और फिर वो शाम को पीछे हट गए थे, ठीक वैसा आज हुआ। आज भी किसानों ने 12 बजे जो है आगे बढ़ने की बात की थी और 101 किसानों का जो दल था, वो जत्था था, वो आगे बढ़ा। और लेकिन हरियाणा बॉर्डर पे पहुंचने पे पुलिस ने उनको वहां रोक लिया और वहां पर बैरिकेटिंग बकायदा की गई है, सारे जालियां लगाई गई है, टीन शेड वहां पे लगाया गया है और पुलिस ने साफ कहा कि अंबाला में धारा 163 लागू है, इसलिए आपको आगे आने की अनुमति नहीं है, आप लोग कृपया यहाँ से वापस लौट जाएं। लेकिन किसान जो थे वहां अड़े रहे, लगातार पुलिस से बात होती रही किसानों की, पुलिस लगातार समझाई देती रही। कई बार पुलिस ने उनको चाय और बिस्किट और खाना भी ऑफर किया, लगातार सौहार्दपूर्ण बात होती रही। लेकिन बीच में किसान उग्र हो गए और जालियों को तोड़ने की कोशिश की, तो उसके बाद पुलिस को आंसू गैस का भी उपयोग करना पड़ा वहां पर और वाटर कैनन का भी उपयोग करना पड़ा। तो किसान लगातार आगे बढ़ते रहे, पीछे हटते रहे। ये क्रम जो है 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ये क्रम चलता रहा। पुलिस ने एक बात और कही किसानों से कि आप लोग जो लोग आगे आ रहे हैं, आप लोग अपने नामों की सूची दीजिए और अपनी पहचान जो है वो वेरीफाई कराइए, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए या अपना कोई पहचान पत्र दिखाइए, हम आपको वेरीफाई करें कि आप किसान हैं कि नहीं है, कोई और है। तो उस पर भी विवाद हुआ और किसानों ने उसको भी दिखाने से इनकार किया। पीछे से लगातार जो किसान लीडर थे वो लगातार वहां से भाषण दे रहे थे, लगातार किसानों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे थे और आज भी किसानों ने लगातार कोशिश की। लेकिन उसके बाद जब कई बार आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े पुलिस को, जो कि जब भीड़ उग्र हो जाती थी तो पुलिस को आंसू गैस से गोले छोड़ने पड़ जाते थे। बाद में फिर करीब 4 बजे जो है सरवन सिंह पंडेर जो कि किसान नेता है, उन्होंने सभी को वापस बुलाया जत्थे को और फिर उन्होंने कहा मीडिया से कि हम बात करेंगे, उसके बाद रणनीति तय करेंगे। कल के लिए क्या रणनीति बनाई है अजीत जी? शाम को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि कल जो अन्य जगह जो किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, अन्य बॉर्डर पे कर रहे हैं, अगर हिंदू बॉर्डर की बात करें या दूसरे बॉर्डर की बात करें, उनके साथ बैठ के बैठक की जाएगी, कहा है पंडेर ने, और उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। कल शाम को मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आज का जो प्रदर्शन था, आज का जो मूवमेंट था, मार्च था, उसको स्थगित कर दिया गया है। अब कल शाम को जो है, कल दोपहर में बैठक की जाएगी, जो अन्य किसान के धड़े हैं, जो अन्य जो फॉर्म है, उनसे बात की जाएगी और फिर उसके बाद जो है रणनीति तय की जाएगी कि आगे क्या मूवमेंट को कहां ले जाना है, आंदोलन को कहां ले जाना है और किस तरीके से चलाना है। तो 6 तारीख के जैसा ही आज का पूरा घटनाक्रम रहा और आज उसके बाद जो है ये इसको आंदोलन को वापस ले लिया गया, आज मोर्चे को वापस ले लिया गया और कल जो है फिर रणनीति बनाकर कल शाम को मीडिया को जानकारी दी जाएगी कि आगे किसान किस रणनीति पे काम करते हैं, किस रणनीति पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज का पूरा दिन जो है करीब 3-4 घंटे जो थे वो बड़े तनावपूर्ण रहे। लगातार किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही थी और हरियाणा साइड पे पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं सुरक्षा के। वहां पर रेपुटेशन फोर्स डिप्लॉय किया गया है, वाटर कैनन वहां पर लगाई गई है, वहां पर कंटेनर लगाए गए हैं और साथ ही लगातार पुलिस ड्रोन से भी निगरानी कर रही है कि किसी भी तरीके की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो ना बिगड़ने पाए, इसका पुलिस पूरा ख्याल रख रही है। जानकारी देने के लिए जो नदी है वहां पर भी पुलिस को डिप्लॉय किया गया कि जो किसान जो नदी के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश ना करे, घग्गर नदी जो है वहां पर भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। आपकी जानकारी देने के लिए धन्यवाद अजीत जी, कोशिश करेंगे कल भी आपसे जुड़े रहें। धन्यवाद। फरीदाबाद में कल से लेकर 11 दिसंबर तक 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता महोत्सव होने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। महोत्सव में जिले की धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के साथ ही इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन का भी सहयोग लिया जाएगा। इस संबंध में जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक कर इसे गरमाई तरीके से मनाने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गीता महोत्सव प्रेरणादायी होने के साथ साथ भव्य और आकर्षक भी होगा। इस दौरान विभिन्न विभागों व सामाजिक संगठनों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी के माध्यम से विभागों द्वारा सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जहां स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। गीता पूजन स्कूली बच्चों का श्लोकाचारण के साथ ही सेमिनार का आयोजन होगा, जिससे वक्ता गीता के महत्व पर अपने व्याख्यान देंगे। जो शोभा यात्रा है पूरे शहर में से हम वो निकालेंगे। इसके साथ ही
एक दीपोत्सव भी रहेगा, वो 11 तारीख को शाम को ही HSCB कन्वेंशन सेंटर में, और साथ ही जितने भी हमारे मंदिर हैं उन सभी जगह दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। और सभी फरीदाबाद वासियों से भी मेरा आग्रह ये है कि अपने घरों में भी एक एक दीप जरूर जलाएं दीपोत्सव के दौरान 11 तारीख को शाम को, तो ताकि सभी लोग जुड़ पाए उसमें। और साथ ही जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो सारे जो श्लोक चैंटिंग है उसमें 11 तारीख को 12 बजे वो सारे पार्ट लेंगे, जहां पे भी वो होंगे वहां पे लेंगे। और यहाँ पे HSCB कन्वेंशन सेंटर में करीब 2000 के ऊपर बच्चे वहां पे पार्ट लेंगे। जोधपुर में आज सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने BSF की परेड का निरीक्षण किया और जवानों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए वीरता पुरस्कार और पुलिस सेवा पदक प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल वीरता, शौर्य और बलिदान के दम पर 6 दशकों से देश की सीमा सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने में कार्यरत हैं। वर्ष 1965 से देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने में सीमा सुरक्षा बल ने उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठ, फर्जी नोटों और वामपंथी उग्रवाद को रोकने सहित विभिन्न मोर्चों पर बेहतरीन कार्य किया है। गृह मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के बिना देश की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव है। पहली रक्षा पंक्ति के रूप में खड़े होते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। और प्राकृतिक आपदा हो या आतंकवादी के हमले हो या वामपंथी उग्रवाद, सबके खिलाफ लड़कर नागरिकों की सुरक्षा आपने की है। आपका हर कदम, हर संघर्ष, हर जीत पूरे देश को एहसास दिलाता है कि भारत अजय है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। और ये भारत अजय का जो विश्वास 140 करोड़ लोगों के मन में पैदा हुआ है, उसका पूरा श्रेय सीमा पर खड़े हुए मेरे जवान को जाता है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे देश की सीमा सुरक्षा संबंधी नीति कई वर्षों तक अस्पष्ट रही, परंतु मोदी सरकार ने इस बारे में गंभीरता से काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सुरक्षा परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है और इसके लिए हर वर्ष बजट में विशेष प्रावधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीमा पर स्थित गांवों के लिए जीवंत ग्राम योजना शुरू की है, जिससे कि सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों को सम्मान, रोजगार और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। गृह मंत्री ने बताया कि अर्ध सैनिक बलों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए सरकार लगातार कदम उठाती रहती है। अपने जीवन का मोदी सरकार डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर तक सीमा पर बिताते हैं। आप आपके परिवार से दूर रहते हैं, ना बूढ़े माँ बाप की देखभाल कर सकते हैं, ना आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रख सकते हैं। आपका ये बलिदान, आपका ये समर्पण और देश के प्रति आपकी ये देशभक्ति, तीनों को पूरा देश सराहता भी है और उसके प्रति सम्मान भी रखता है। चाहे बर्फीले पहाड़ हो, तपते रेगिस्तान हो, घने जंगल हो या दुर्गम पानी वाले क्षेत्र हो, हर जगह अपनी फोर्स के जवानों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई है। मोदी सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा को और भी सशक्त बनाने के लिए जल्द ही सीमाओं पर ड्रोन निरोधी यूनिट स्थापित करेंगी। भिवानी में आयोजित कबड्डी की 68वीं राष्ट्रीय स्कूल स्तरीय प्रतियोगिता में देश भर की सभी राज्यों की 60 की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में 19 आयु वर्ग के करीब 900 के लगभग महिला व पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज जिला शिक्षा अधिकारी नरेश महता ने बताया कि कबड्डी के इस खेल में लोग रुचि ले रहे हैं। बड़ी संख्या में दर्शक भी इन्हें देखने के लिए पहुंचे। इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं से न केवल खेल को बढ़ावा मिला है, बल्कि कबड्डी को भी उच्च स्तर पर ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। व्यवस्था हमारी चाक चौबंद है और इतनी शानदार जो है व्यवस्थाओं को हमने जो है हमारे बीओ साहब दोनों खड़े हैं, इनके माध्यम से हमने रखी है। और एक एक खिलाड़ी से, एक एक मैनेजर से बाकायदा शाम को इस मीटिंग के माध्यम से फीडबैक लिया जाता है
यदि कहीं कमी आती है तो उस कमी को तुरंत पूरा कर दिया जाता है। बच्चों का यहाँ प्रवास रहे और उनकी अच्छी यादें यहाँ से बनी रहे, तो हर लिहाज से हमने पूरी कोशिश की है और हम ये उम्मीद करते हैं, बल्कि उम्मीद में विश्वास कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट यादगार रहेगा। यह हमारी जो है ओपनिंग हुई, सभी टीमें जो हैं बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ग्राउंड में जो है उपस्थित हुई और उन्होंने बहुत अच्छा एकता का परिचय दिया। लगभग 16 प्लेसेस जो हैं वो हमारे अकोमोडेशंस के हैं, उन सभी को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और दिन रात हमारे सभी साथी जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस खेल को बहुत ही यादगार बनाने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। आज लड़कियों के 19 आयु वर्ग में मेहमानों पर मेजबान हरियाणा की टीम भारी पड़ी। हरियाणा की टीम ने नवोदय विद्यालय समिति को 55 अंकों से हराकर लीग का मैच जीता। हरियाणा व एनवीएस के बीच खेले गए मैच का स्कोर 71-16 रहा। वहीं लड़कों की कबड्डी टीम में हरियाणा व एनवीएस की टीम के बीच रोचक मुकाबला हुआ। शुरू में दोनों टीमें एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ती नजर आई, लेकिन हरियाणा की टीम बढ़त हासिल करने में कामयाब रही। मध्यांतर तक दोनों टीमों का स्कोर 39-8 रहा। अंत हरियाणा की टीम ने एनवीएस को 55 अंकों के अंतर से हराकर लीग का पहला मैच जीत लिया। हरियाणा के दादर नगर हवेली को भी 42 अंकों के अंतर से हराया। वहीं प्रतिभागी खिलाड़ियों ने बताया कि प्रतिभागियों में भाग लेकर वे गौरव महसूस कर रहे हैं। प्रतियोगिता में भाग लेकर वे गौरव महसूस कर रहे हैं। इतने बड़े आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर उन्हें मिला है। भविष्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं में उन्हें भाग लेने का अवसर मिलेगा। हमारा उसके बाद हमें रूम पे पहुंचाया गया बस के थ्रू और फिर हमें रूम दी गई। यहाँ पे कंबल रजाई वजाई का भी पूरा व्यवस्था है और हम यहाँ पे खेल रहे हैं। इंशाल्लाह या तो यहाँ से जीत के जाएंगे या कुछ सीख के जाएंगे। वेरी गुड, ताली बजाओ भी, ताली बजाओ। गुरुग्राम में युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की 137वीं जयंती आज हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम में हरियाणा, देवघर, दिल्ली और देश के अन्य भागों से 5000 से अधिक लोग शामिल हुए। इस दौरान भक्तों ने प्रार्थना, ध्यान, भजन और पाठ के साथ ही प्रभात फेरी भी निकाली। प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाया गया। इस दौरान प्रदर्शनी भी लगाई गई और लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के प्रपौत्र अनिरुद्ध चक्रवर्ती इस अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि श्री ठाकुर ने जाति, धर्म, पंथ और राष्ट्रीयताओं से ऊपर उठकर सभी समस्याओं को सुलझाने और सतत प्रगतिशील जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। श्री ठाकुर द्वारा स्थापित सत्संग एक सामाजिक, सांस्कृतिक और परोपकारी संगठन है जो मानवता की सेवा में समर्पित है। संगठन अपने धर्मार्थ अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान करता है। लगभग 5 से 7 हजार भक्त लोगों का आगमन होने का मतलब संभावना है। साथ में आज सुबह से ही आज हम प्रभात फेरी, नगर कीर्तन और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो गया है। सत्संग का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को सुधारना। मनुष्य के अंदर बहुत सारे दोषों होता है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, प्रवृत्ति, असहनशीलता, स्वार्थपरता, संकीर्णता, ये जितने सारे वृत्ति प्रवृत्तियां हैं, इसके ऊपर काबू पाने के लिए उत्सव का यही महत्व है कि हम सब एकत्रित होकर के ठाकुर जी का एकदम भव्य एक साथ मिलकर के करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका समागम नहीं हो गया। हमारा पूरा परिवार और हम देवघर जाते हैं। जैसे अब हम जहाँ पे भी एनसीआर में सत्संग होता है तो जो भी उत्सव होते हैं हम सब लोग जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में 65 वैनों को शामिल किया गया है जो गांव मोहल्ले के हाई रिस्क एरिया में जाकर शिविर लगाएंगी। उन्होंने बताया कि पहले संदिग्ध का एक्सरे किया जाएगा, फिर बलगम की जांच होगी और 24 घंटे में टीबी की पुष्टि होने पर उसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश के सभी 22 जिलों में अभियान लॉन्च किया गया है, साथ ही माइक्रो प्लान बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया है। इससे विभाग की आशा वर्कर, ANM व स्वास्थ्य विभाग की टीमें
गांव-गांव में लोगों के बीच अपना काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि टीबी का एक मरीज एक साल में 10 नए लोगों को प्रभावित करता है। यदि समय से बीमारी का पता लग जाए तो साथ ही इलाज शुरू हो जाए तो ऐसे में 15 दिनों तक की दवा लेने से टीबी के कीटाणु खत्म होने के शुरू हो जाते हैं। बीमारी पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए 6 महीने का इलाज लेना जरूरी है। उन्होंने बताया कि टीबी की बीमारी का इलाज भारत सरकार के अभियान अनुसार पूरी तरह से मुफ्त किया जाता है। टीबी मुक्त भारत को करने के लिए हम उन लोगों तक आज इस अभियान के तहत पहुंचेंगे जो टीबी की जांच के लिए हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे थे। यूं तो हमारे हर जगह पे हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, हमने अपनी टीबी की जांच के लिए केंद्र बना रखे हैं। हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारी आशा बहनें, हमारे आशा वर्कर्स और एएनएम फील्ड का स्टाफ, वो सभी गांव-गांव में पेशेंट्स की जांच के लिए उनको प्रेरित करते हैं, समय समय पर उनको बताते रहते हैं बीमारियों के बारे में। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रतिमाह 1000 रुपए पौष्टिक आहार के लिए ऑनलाइन मरीज को खाते में दिए जा रहे हैं। निक्षय मित्र बनाने की योजना के तहत लोग टीबी के मरीज को गोद लेकर उनके साथ तालमेल बनाते हैं। 15 दिनों से उनका हालचाल जानते हैं और उन्हें एक पारिवारिक सदस्य की तरह मानसिक व व्यवहारिक मनोबल प्रदान करते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।